डॉक्टर ने जांच पूरी करने के बाद एमिली के नीले पड़े निशानों के लिए एक दवा लिखी। उन्हें चिंता थी कि एमिली को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता होगा, इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया, बस ऐसे मलना है। थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। एमिली ने शालीनता से कहा, मुझे दर्द से डर नहीं लगता। मैं इसकी आदी हूँ। ये सुनकर मौरी को उसके लिए और भी ज्यादा दुख हुआ। डॉक्टर के जाने के बाद मौरी ने एमिली के साथ नाश्ता किया। फिर उन्होंने हैरोल्ड से कहा कि एमिली को उसके कमरे तक छोड़ आए और बटलर को बुलाकर सभी नौकरों को इकट्ठा करने को कहा। सच बताओ, क्या एल्सी घर पर एमिली को अक्सर तंग करती है? मौरी सोफे पर बैठकर गंभीर स्वर में बोला। नौकर डर के मारे चुप रहे। मौरी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, तुम सब निकाले जाते हो। बटलर कहाँ है? बाकी लोग एक एक करके चले गए। बटलर आगे आया और बोला, मिस्टर मौरी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मौरी का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। बटलर हिचकिचाया और बोला, मिस्टर एलियट ने मुझे अभी आपको कुछ न बताने को कहा था। उन्होंने इस बारे में मिस एल्सी से बात की थी। ये सुनकर मौरी को थोड़ी राहत मिली, कोई समझदार आदमी ढूंढो और एमिली के लिए एक बॉडीगार्ड रखो। थोड़ी देर सोचकर उसने जोड़ा, महिला होनी चाहिए। जी। बटलर मुड़ा, लेकिन कुछ याद आते ही वापस आकर बोला, मिस्टर मौरी, मिस एल्सी का 20वां जन्मदिन अगले हफ्ते है। क्या पार्टी होगी? नहीं। ठीक है। एमिली अपनी मेज पर बैठकर अपने पैसों का हिसाब देख रही थी। आधे आदमी जितना बड़ा गुल्लक फूटा पड़ा था, नोट और अनगिनत सिक्के बिखरे थे। उन सिक्कों के अलावा एमिली के पास 1 लाख से ज्यादा रुपए थे, जिनमें वे लाल लिफाफों वाले पैसे भी थे जो उसे हर स्प्रिंग फेस्टिवल पर पिता से मिले थे और एलियट से मिली पॉकेट मनी भी। वह सोच रही थी, इतने पैसों का क्या किया जाए। वह अपने नोटबुक में कुछ लिख ही रही थी कि बालकनी से आवाज आई। वह वहां गई और देखा कि एल्सी भागने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने गुलाबी बेडशीट को रस्सी की तरह मरोड़कर एक सिरा बालकनी के दरवाजे से बांधा था और दूसरा हवा में लटका था। एमिली को देखकर एल्सी डर के मारे चिल्ला उठी। उसका हाथ फिसला और वह नीचे गिर गई। एमिली भी घबरा गई, लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ दूसरी मंजिल थी, इसलिए उसकी जान नहीं जाती। एमिली ने नीचे झांककर देखा तो एक लंबा आदमी एल्सी को उठाए अंदर ला रहा था और वह डर के मारे बेहोश थी। वह था हैरोल्ड ग्रीन। एमिली को पिछली जिंदगी में हैरोल्ड की ज्यादा याद नहीं थी। बस इतना पता था कि वो मौरी का असिस्टेंट था, जो कंपनी के छोटे मोटे काम करता था। जब एलियट कंपनी में आया तो मौरी ने उसे बिजनेस सिखाने के लिए हैरोल्ड को थोड़ा किनारे कर दिया। धीरे धीरे हैरोल्ड ड्राइवर और बॉडीगार्ड बन गया। बाद में जब ब्रिट ग्रुप दिवालिया हो गया तो एमिली ने उसे फिर कभी नहीं देखा। जब मौरी की हत्या हुई, उस कार में मौजूद सभी लोग मारे गए थे। हैरोल्ड शायद आगे की सीट पर था। उस समय एमिली की मानसिक हालत अभी अभी सुधरी थी। बालकनी पर खड़े होकर एमिली ने शांत भाव से नीचे देखा। हैरोल्ड ने एल्सी को उसके कमरे में छोड़कर फिर दरवाजे पर खड़े हो गए। अचानक ऊपर से कुछ गिरकर हैरोल्ड पर आ टकराया। वह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की टॉफी थी। हैरोल्ड ने उसे उठाया, लेकिन जब ऊपर देखा तो बालकनी पर कोई नहीं था। उसने कुछ पल सोचा और टॉफी अपनी कोट की जेब में रख ली। एमिली दरवाजे के फ्रेम से टिककर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उस रात एलियट घर नहीं आया। बोली सफल होने के कारण वह डेवलपर्स के साथ जश्न मना रहा था, फिर कंपनी में ही सो गया ताकि तैयारियां कर सके। एमिली को खुशी थी कि पिछली जिंदगी की त्रासदी अब टल सकती है। इस बार उसे मजबूत बनना था और अपने प्रियजनों की रक्षा करनी थी। मैथ्यू ब्रिट, यानी मौरी के पिता, अभी अभी समर रिजॉर्ट से लौटे थे। जब उन्होंने सुना कि एल्सी को एमिली को तंग करने के लिए घर में ही रखा गया है और उसका जन्मदिन रद्द कर दिया गया है, तो वह मौरी से मिलने आए। ब्रिट ग्रुप की कई बड़ी सुपरमार्केट चेन एक कर बंद हो रही हैं। अगर मदद नहीं मिली तो कंपनी खतरनाक हालात में आ जाएगी। मौरी भी चिंतित था। मैथ्यू ने चाय का प्याला रखकर सख्त लहजे में कहा, तुम एल्सी की बर्थडे पार्टी कैंसिल नहीं कर सकते।
विंसेंट की कार दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने सुना। मौरी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वह कार से उतरा नहीं। क्या उसने एमिली को वापस छोड़ा? मैथ्यू ने पूछा। हाँ। मैथ्यू ने कुछ देर सोचा। लगता है उसे एल्सी पसंद है। मौरी ने सिर हिलाया, फिर अचानक कहा, रुको। उसने एमिली को छोड़ा, एल्सी को नहीं। क्या हो सकता है कि उसे एमिली पसंद हो? मैथ्यू ने उसे घूरा और कहा, तुम खुद को ही समझा रहे हो। विंसेंट को एमिली पसंद है। मौरी चुप रह गया। हमें विंसेंट को पार्टी में बुलाना होगा। अगर एल्सी उससे शादी कर ले तो हम सिटी वाई में फिर से खड़े हो सकते हैं। जी। 5 अक्टूबर को ब्रिट परिवार के बगीचे में एल्सी का जन्मदिन मनाया गया। शुरुआती पतझड़ की शाम सुहानी थी। लॉन को खूबसूरत जमीन के नीचे लगे लाइट से सजाया गया था। दूसरी मंजिल से देखने पर वे ऐसे लग रहे थे जैसे जुगनू इधर उधर उड़ रहे हों, छोटे छोटे तारों की तरह चमकते हुए। एमिली ने अपने फ़ोन से लॉन की कुछ तस्वीरें लीं। पिछली जिंदगी में उसे पार्टियों में अक्सर मजाक का पात्र बनाया जाता था। एल्सी ने कभी भी उसकी तरफदारी नहीं की। बस तब, जब एमिली रोने लगती, तो एल्सी बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए उसे दिलासा देने आती। एमिली को अब ये सब याद कर हंसी आती थी। उस समय वह एल्सी की मदद के लिए शुक्रगुजार भी रहती थी। यहाँ तक कि जब एल्सी ने उसे बहला फुसलाकर अलमारी में बंद कर दिया था और 3 घंटे तक बाहर नहीं निकाला, तब भी एमिली ने उसके लिए बहाने बनाए, सोचते हुए कि शायद एल्सी व्यस्त थी और भूल गई। बटलर ने एमिली को तब ढूंढा जब पार्टी खत्म हो चुकी थी। अलमारी में घुटन और गर्मी थी, हवा भी कम थी। एमिली बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसे आज भी याद है कि उन्होंने कैसे नकली हैरानी दिखाई थी। यह मजाकिया था कि एमिली ने सच में सोचा कि वे उसकी चिंता कर रहे हैं और मौरी को कह दिया कि वह गलती से अलमारी में सो गई थी ताकि एल्सी को डांट ना पड़े। जितना वह सोचती, उतना ही खुद को बेवकूफ़ महसूस करती। मिस सिडनी, माफ़ कीजिए आपको परेशान किया। लगता है आप कुछ ढूंढ रही हैं। क्या आपको मदद चाहिए? नीचे से एक आदमी की आवाज़ आई। एमिली ने सिर हिलाया। उसने अपने कमरे की लाइट ऑन नहीं की थी, इसलिए कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसका मन भी सुनने का नहीं था। वह बालकनी के झूले पर बैठ गई, आंखें बंद की और सोचना शुरू किया कि वह अपने पैसों का क्या करे। लेकिन नीचे हो रही बातचीत उसके कानों तक पहुंच ही गई। थैंक यू, बस मुझे ये लाइट्स बहुत खूबसूरत लगीं। उसकी आवाज़ नर्म और मधुर थी। हाँ, सच में, अगर आप ना कहती तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। ये जुगनुओं जैसी लग रही हैं। हाँ, छोटी मगर चमकीली। एमिली को ये बातचीत शोर जैसी लगी। उसने कान खुजाए और उठने ही वाली थी कि आदमी ने फिर कहा, हाँ, छोटी और चमकीली, बिल्कुल आपकी तरह है। क्या किसी ने कभी कहा है कि आप कितनी आकर्षक हैं? वैसे, मेरा नाम मार्कीज बकली है। ये नाम एमिली को जाना पहचाना लगा। वह झूले से उतरने वाली थी कि अचानक उसे याद आया, मार्कीज एलियट का कॉलेज का क्लासमेट था। एलियट ने एक बार बताया था कि मार्कीज एक प्लेबॉय है, लड़कियों का पीछा करने वाला। लेकिन पिछली जिंदगी में एमिली को ये बात समझ नहीं आई थी। उसने बस एलियट से पूछा था, तो क्या वह अच्छा इंसान है या बुरा? एलियट ने सिर हिलाया, ना अच्छा, ना बहुत बुरा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सी औरतें पसंद हैं, मतलब वह इधर उधर दिल लगाता है। एमिली ने गाल फुला लिए, तो वह बुरा आदमी है। क्यों? एलियट ने जिज्ञासा से पूछा। एमिली ने थोड़ी देर सोचकर कहा, माँ कहती हैं, एक आदमी सिर्फ एक औरत से ही प्यार कर सकता है। उसे किसी और के साथ बांटा नहीं जा सकता, वरना वह किसी और का घर तोड़ देगा। एलियट चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, सॉरी। ये क्यों कहा? एमिली ने उलझन में पूछा। एलियट ने उसे गले लगाया और कहा, सॉरी का मतलब है आई लव यू। तो फिर मैं भी सॉरी। दोनों हंस पड़े। एमिली को याद आया कि पिछली जिंदगी में मार्कीज ने एक कोमल और समझदार औरत से शादी की थी, लेकिन वह रोज मौज मस्ती में डूबा रहता और घर की तरफ ध्यान नहीं देता था, यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तब भी नहीं।
नतीजा ये हुआ कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया। सुना था कि तलाक के बाद उसकी पत्नी का समय बहुत बुरा बीता, वह अपने बेटे की याद में डिप्रेशन का शिकार हो गई। इसके अलावा बच्चे के जन्म के बाद उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, जिससे वह बहुत कमजोर हो गई। कहते हैं 1 साल बाद उसकी मौत हो गई और उसी साल मार्कीज ने दूसरी औरत से 5 अक्टूबर को ब्रिट परिवार के बगीचे में एल्सी का जन्मदिन मनाया गया। शुरुआती पतझड़ की शाम सुहानी थी। लॉन को खूबसूरत जमीन के नीचे लगे लाइट से सजाया गया था। दूसरी मंजिल से देखने पर वे ऐसे लग रहे थे जैसे जुगनू इधर उधर उड़ रहे हों, छोटे छोटे तारों की तरह चमकते हुए। एमिली ने अपने फ़ोन से लॉन की कुछ तस्वीरें लीं। पिछली जिंदगी में उसे पार्टियों में अक्सर मजाक का पात्र बनाया जाता था। एल्सी ने कभी भी उसकी तरफदारी नहीं की। बस तब जब एमिली रोने लगती तो एल्सी बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए उसे दिलासा देने आती। एमिली को अब ये सब याद कर हंसी आती थी। उस समय वह एल्सी की मदद के लिए शुक्रगुजार भी रहती थी। यहाँ तक कि जब एल्सी ने उसे बहला फुसलाकर अलमारी में बंद कर दिया था और 3 घंटे तक बाहर नहीं निकाला, तब भी एमिली ने उसके लिए बहाने बनाए, सोचते हुए कि शायद एल्सी व्यस्त थी और भूल गई। बटलर ने एमिली को तब ढूंढा जब पार्टी खत्म हो चुकी थी। अलमारी में घुटन और गर्मी थी, हवा भी कम थी। एमिली बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसे आज भी याद है कि उन्होंने कैसे नकली हैरानी दिखाई थी। यह मजाकिया था कि एमिली ने सच में सोचा कि वे उसकी चिंता कर रहे हैं और मौरी को कह दिया कि वह गलती से अलमारी में सो गई थी ताकि एल्सी को डांट ना पड़े। जितना वह सोचती उतना ही खुद को बेवकूफ़ महसूस करती। मिस सिडनी, माफ़ कीजिए आपको परेशान किया। लगता है आप कुछ ढूंढ रही हैं। क्या आपको मदद चाहिए? नीचे से एक आदमी की आवाज़ आई। एमिली ने सिर हिलाया। उसने अपने कमरे की लाइट ऑन नहीं की थी, इसलिए कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसका मन भी सुनने का नहीं था। वह बालकनी के झूले पर बैठ गई, आंखें बंद की और सोचना शुरू किया कि वह अपने पैसों का क्या करे। लेकिन नीचे हो रही बातचीत उसके कानों तक पहुंच ही गई। थैंक यू, बस मुझे ये लाइट्स बहुत खूबसूरत लगीं। उसकी आवाज़ नर्म और मधुर थी। हाँ, सच में, अगर आप ना कहती तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। ये जुगनुओं जैसी लग रही हैं। हाँ, छोटी मगर चमकीली। एमिली को ये बातचीत शोर जैसी लगी। उसने कान खुजाए और उठने ही वाली थी कि आदमी ने फिर कहा, हाँ, छोटी और चमकीली, बिल्कुल आपकी तरह है। क्या किसी ने कभी कहा है कि आप कितनी आकर्षक हैं? वैसे मेरा नाम मार्कीज बकली है। ये नाम एमिली को जाना पहचाना लगा। वह झूले से उतरने वाली थी कि अचानक उसे याद आया, मार्कीज एलियट का कॉलेज का क्लासमेट था। एलियट ने एक बार बताया था कि मार्कीज एक प्लेबॉय है, लड़कियों का पीछा करने वाला। लेकिन पिछली जिंदगी में एमिली को ये बात समझ नहीं आई थी। उसने बस एलियट से पूछा था, तो क्या वह अच्छा इंसान है या बुरा? एलियट ने सिर हिलाया, ना अच्छा, ना बहुत बुरा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सी औरतें पसंद हैं, मतलब वह इधर उधर दिल लगाता है। एमिली ने गाल फुला लिए, तो वह बुरा आदमी है। क्यों? एलियट ने जिज्ञासा से पूछा। एमिली ने थोड़ी देर सोचकर कहा, माँ कहती हैं, एक आदमी सिर्फ एक औरत से ही प्यार कर सकता है। उसे किसी और के साथ बांटा नहीं जा सकता, वरना वह किसी और का घर तोड़ देगा। एलियट चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने उसके बालों पर हाथ फेरा और कहा, सॉरी। ये क्यों कहा? एमिली ने उलझन में पूछा। एलियट ने उसे गले लगाया और कहा, सॉरी का मतलब है आई लव यू। तो फिर मैं भी सॉरी। दोनों हंस पड़े। एमिली को याद आया कि पिछली जिंदगी में मार्कीज ने एक कोमल और समझदार औरत से शादी की थी, लेकिन वह रोज मौज मस्ती में डूबा रहता और घर की तरफ ध्यान नहीं देता था, यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तब भी नहीं। नतीजा ये हुआ कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया। सुना था कि तलाक के बाद उसकी पत्नी का समय बहुत बुरा बीता, वह अपने बेटे की याद में डिप्रेशन का शिकार हो गई। इसके अलावा बच्चे के जन्म के बाद उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, जिससे वह बहुत कमजोर हो गई।
कहते हैं 1 साल बाद उसकी मौत हो गई और उसी साल मार्कीज ने दूसरी औरत से अचानक नीचे से मार्कीज की आवाज आई, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? मैं डांस नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। एमिली ने अपने नाखून चबाते हुए सोचा कि क्या उसे उस लड़की को बचाना चाहिए जो शायद मार्कीज के जाल में फंसने वाली थी। उसने लड़की का जवाब नहीं सुना और सोचा कि शायद वह हिचकिचा रही होगी। मार्कीज ने फिर कहा, डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। ये सुनकर एमिली से रहा नहीं गया। उसने पास रखा फूलों का गमला उठाया और नीचे खड़े उस सजे धजे आदमी पर फेंक दिया। धड़ाम की आवाज हुई। कई लोग डर गए। एक औरत की चीख सुनाई दी, जिसमें मार्कीज की गुस्से भरी गरज भी मिली हुई थी, ये किसने किया? तभी बटलर, नौकर और हॉल में मौजूद सभी मेहमान दौड़कर बाहर आए। क्या हुआ? मार्कीज ने अपना माथा पकड़ते हुए ऊपर की मंजिल की ओर इशारा किया, किसी ने मुझ पर गमला फेंका है। मौरी ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग तो नीचे हैं, ऊपर कोई नहीं है। मुझे यकीन है कोई ऊपर है। हिम्मत है तो मुझे ऊपर ले चलो और देखो। जिस औरत को वह पसंद करता था, उसके सामने मजाक बनने पर मार्कीज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दूसरी मंजिल की ओर घूरते हुए कसम खाई कि उस शख्स को ढूंढकर सबक सिखाएगा। एमिली एक बड़े गमले के पीछे झुक गई और चुपके से अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम चूक गई। सच में, एमिली ने सांस छोड़ी, लेकिन तुरंत ही उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने सिर उठाया तो देखा एक आदमी उसके बगल में खड़ा था। अंधेरी रात में वह आदमी बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी काली और घनी भौहें हल्की सी उठी हुई थीं। इस वक्त उसकी ठंडी आंखों में दिलचस्पी और जिज्ञासा झलक रही थी। एमिली ने जब उसका चेहरा साफ देखा तो और भी चौंक गई। मिस्टर विंसेंट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विंसेंट ने भौहें उठाईं, बस एक औपचारिक मुलाकात करने आया हूँ। एमिली थोड़ी असहज हो गई। कुछ पल बाद वह हकलाते हुए बोली, लेकिन मेरे पास तो स्विमिंग पूल नहीं है। तभी नीचे से मार्कीज की आवाज आई, ऊपर कोई है। मैंने आवाज सुनी है। एलियट हॉल से वाइन का गिलास हाथ में लिए बाहर आया और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, मार्कीज, तुम्हें क्या हो गया है? किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मेरे सिर पर गमला फेंक दिया। गनीमत रही कि मैं समय पर बच गया, वरना यहीं मर जाता। मुझे पता लगाना होगा किसने किया। और हाँ, बटलर से कहो दरवाज़ा बंद कर दे, कोई बाहर न जाए। एमिली ने तुरंत विंसेंट की कोट पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश की, आवाज़ धीमी करो। लेकिन विंसेंट ने झुकने के बजाय कुछ कदम बालकनी के किनारे तक लिए। फिर नीचे अकड़ के साथ देखते हुए अलग आवाज में बोला, मैं था। अभी अभी गलती से गिरा दिया। फिर सपाट स्वर में कहा, क्या हुआ? किसी को चोट लगी? एमिली हैरान रह गई। नीचे मौजूद सभी लोगों ने पहले गला सूखा, फिर एक साथ चिल्लाए, मिस्टर विन। मार्कीज एक पल के लिए चौंक गया और बोला, नहीं, सब ठीक है। हालांकि मौरी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और एलियट की बांह पकड़ते हुए कहा, जाकर देखो। मिस्टर विंसेंट एमिली के कमरे की बालकनी पर क्यों खड़े हैं? क्या वो एल्सी को ढूंढते हुए गलत कमरे में चले गए? लेकिन अभी तो मैंने उन्हें हॉल में देखा ही नहीं था। एलियट को होश आया और वो तेजी से हॉल की तरफ बढ़ा। उसने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास बटलर की ओर फेंक दिया, जो पूरा लाल वाइन में भीग गया। बटलर परेशान हो गया। अरे नहीं, मेरा नया टैक्सीडो। हॉल में बेवली एल्सी के साथ पार्टी में मौजूद अमीर और रईस सज्जनों पर चर्चा कर रही थी। लेकिन एल्सी को उनमें से कोई पसंद नहीं आया। वो विंसेंट का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसने सुना था कि उसके दादाजी ने विंसेंट को खुद निमंत्रण भेजा है। विंसेंट जरूर उसके दादाजी का मान रखने के लिए पार्टी में आएंगे। वो लंबे समय तक इंतजार करती रही, लेकिन विंसेंट का कोई अता पता नहीं था। जैसे ही केक काटने का समय आया, बाहर से एक तेज आवाज आई। वो अपनी माँ के साथ बाहर निकली और देखा कि मार्कीज अपना माथा पकड़कर कह रहा है कि किसी ने उसे मारा है।
चूंकि एल्सी को कुछ दिन पहले उसके पिता ने डांटा था और आज उसका जन्मदिन था, वो इस समय कोई बखेड़ा नहीं चाहती थी। उसने चाहा कि मार्कीज ऊपर जाकर मामले की जांच करे। अगर ये काम एमिली ने किया हो तो और भी अच्छा। आखिरकार एमिली पूरी रात उसके कमरे में ही थी। इस तरह दोष से बचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सिर्फ वही थी। और अगर उसे दोषी ठहराया गया तो लोग उसे हिंसक समझेंगे। इस तरह फिर कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। पिछली पार्टी में जो हुआ था वो अचानक एल्सी को याद आ गया। उसे अब तक समझ नहीं आया था कि विंसेंट जैसा गंभीर व्यक्ति उस लड़की को घर छोड़कर क्यों आया था। क्या वो पागल हो गया था? जब एल्सी ये सोच ही रही थी, तभी उसने ऊपर से विंसेंट की आवाज़ सुनी और वो हैरान रह गई। विंसेंट एमिली के कमरे की बालकनी पर क्यों था? मौरी ने माहौल संभालने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब केक काटने का समय है। चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है। जैसे ही भीड़ छटने लगी, किसी ने सिर उठाकर बालकनी की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, रुकिए, ये मिस एल्सी की बालकनी है क्या? मिस एल्सी तो यहीं हैं। किसी ने एल्सी की ओर इशारा किया, जो पास ही खड़ी थी। उसने सफ़ेद ग्रास पहन रखी थी और सिर पर चमकता ताज था, जिससे उसका चेहरा और भी फीका लग रहा था। ये तो मिस एमिली का कमरा लगता है। भीड़ में से एक धीमी आवाज़ आई। सभी दंग रह गए। उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद सब एक साथ हकला कर बोले, वो पागल लड़की। पिछली बार भी मिस्टर विंसेंट ने उसी पागल को पार्टी के बाद घर छोड़ा था। मैंने भी सुना था, लेकिन उस समय विश्वास नहीं हुआ। मिस्टर विंसेंट को जरूर पता नहीं होगा कि ये उस पागल की बालकनी है। बिल्कुल सही। दूसरी मंजिल की बालकनी पर विंसेंट मुड़ा और एमिली की ओर बढ़ा। रात के अंधेरे में वो गुलाबी खरगोश वाले पजामे में बैठी थी, बिल्कुल एक छोटे खरगोश की तरह। उसका छोटा सा चेहरा बर्फ जैसे सफ़ेद और चमकदार था, जैसे कोई कीमती सफ़ेद जैद पत्थर। दूर से देखने पर उसका चेहरा चमकता हुआ लग रहा था। वो विंसेंट की ओर बड़ी बड़ी चमकती काली आंखों से देख रही थी, जैसे वो उसका रक्षक हो जो बार बार उसे बचाने आता है। उसकी मासूम आंखों में खुशी साफ झलक रही थी, जिसे विंसेंट ने तुरंत महसूस कर लिया। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। वो झुककर एमिली को देखने लगा और अचानक उसका गाल पकड़ लिया। एमिली दर्द से पीछे हट गई और अपना चेहरा रगड़ते हुए हैरानी से बोली, आप यहाँ अंदर कैसे आए? उसे एहसास तक नहीं हुआ कि विंसेंट अभी अभी उसके साथ कितना करीबी हो गया था। विंसेंट सीधा खड़ा हुआ और जेब से सिगरेट निकाली। जैसे ही उसने उसे होठों तक लाना चाहा, वो अचानक रुक गया क्योंकि उसे अपनी उंगलियों पर कोई खुशबू महसूस हुई। उसने हल्की भौहें सिकोड़ते हुए झुककर एमिली की गर्दन के पास सूंघा। अब वो एकदम करीब थे। एमिली की नाक में विंसेंट की ताज़ी सिगरेट की खुशबू के साथ हल्की सी पुदीने की महक भर गई। हालांकि उसे सिगरेट की गंध पसंद नहीं थी, लेकिन उसके शरीर से आती महक उसे अच्छी लगी। उसकी गर्म सांसें गर्दन पर पड़ते ही उसे गुदगुदी हुई और वो पीछे हट गई। ऊपर देखते ही उसकी नज़र विंसेंट की काली आंखों से टकराई। विंसेंट की आंखें हल्की सी तिरछी थीं, जो बेहद खूबसूरत लगती थीं। साथ ही उनकी भौहों की हड्डियां उभरी हुई थीं, पलकों घनी थीं, और जब वे अपनी भौहें चढ़ाते तो उनकी आंखें और भी गहरी व नुकीली हो जातीं। उनकी नज़र के सामने कोई भी दबाव महसूस कर सकता था। उनका चेहरा ठंडा और दूरी बनाए रखने वाला था, और उनसे एक डराने वाली आभा फैलती थी। लेकिन एमिली उनसे नहीं डरती थी, क्योंकि वह अच्छे इंसान थे और 2 बार उसकी जान बचा चुके थे। क्या? एमिली ने अपनी खुजली करती गर्दन को छुआ। विंसेंट ने नीचे उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है। एमिली ने झुककर अपनी सूंघी और बोली, ये शैम्पू की खुशबू है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। विंसेंट को पहली बार किसी ने शैम्पू तोहफे में देने की बात कही थी। उन्होंने हल्का सा भान उठाया, ठीक है। तभी दरवाजे के बाहर से एलियट की चिंतित आवाज आई, एमिली, तुम ठीक हो? फिर लाइट जल गई और कमरा रोशनी से भर गया।
एमिली तुरंत उठी और कमरे के अंदर चली गई। एलियट, मैं यहाँ हूँ। वो कोई बहाना ढूंढ रही थी कि विंसेंट उसके कमरे में क्यों था। एलियट तेजी से आगे आया और पूछा, विंसेंट कहाँ है? क्या वह मेरे पीछे नहीं था? एमिली ने मुड़कर देखा तो पाया कि विंसेंट तो गायब हो चुका था। वो दौड़कर बालकनी में गई और नीचे झांका तो देखा कि विंसेंट भीड़ में सीधा खड़ा था। काले सूट में वह बेहद आकर्षक लग रहा था, लेकिन साथ ही कठोर कॉलर वाली काली शर्ट में और भी ठंडा नजर आ रहा था। वह आसपास के लोगों से बिल्कुल बेपरवाह था, बिल्कुल अलग उस इंसान से जिसने एमिली के गाल पर उंगलियां रखी थीं। भीड़ में से किसी ने पूछा, मिस्टर विंसेंट, आप ऊपर क्यों थे? वहां कब गए? दूसरे ने हैरानी से कहा, मिस्टर विंसेंट वहां क्यों थे? विंसेंट ने अपनी कफलिंग सीधी करते हुए शांत स्वर में कहा, चांद देखने। सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद किसी ने ताली बजाई और बोला, मिस्टर विंसेंट, आप वाकई बड़े स्टाइलिश हैं। बाकी ने भी चापलूसी की, सही कहा। मिस्टर विंसेंट का स्वाद वाकई लाजवाब है। एमिली की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी और वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे एलियट का ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो उसे शक से देख रहा था। इसलिए वह मासूम बनते हुए बोली, मैंने कुछ आवाज सुनी तो देखने आ गई। कुछ हुआ क्या? एलियट ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं, सब ठीक है। तुम्हें केक चाहिए? एमिली को तो चाहिए था, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। एलियट ने उसकी झिझक भांप ली और कहा, मैं नौकरों से कह देता हूँ, वे अंदर ला देंगे। थैंक यू, एलियट। नीचे विंसेंट भीड़ से घिरा हुआ तारीफें सुन रहा था। तभी एल्सी भीड़ से निकलकर आई और मोहक आवाज में बोली, मिस्टर विंसेंट, मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए धन्यवाद, और आपके गिफ्ट के लिए भी। मुझे बहुत पसंद आया। इस छोटी सी बात ने सबके मन में सवाल जगा दिया, क्या मिस्टर विंसेंट गलत कमरे में गए थे? क्या वे असल में मिस एल्सी को ढूंढ रहे थे? विंसेंट ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। तभी उनका असिस्टेंट रेक्स आगे बढ़ा और बोला, सॉरी मिस एल्सी, शायद आपके नौकरों ने गलत सुना। वो गिफ्ट आपके लिए नहीं था, बल्कि मैथ्यू के लिए था। वो उसकी पसंदीदा चाय है। भीड़ हंस पड़ी। एल्सी का चेहरा पीला और हरा पड़ गया। उसने जैसे तैसे गुस्सा दबाया और मुस्कुराते हुए बोली, ओह, समझ गई। तो मैं अपने दादाजी की तरफ से थैंक यू कहना चाहूंगी। रेक्स ने शालीनता से कहा, वेलकम। एल्सी को बेइज्जत होते देख बेवली ने कोई रिस्क नहीं लिया और बस मुस्कुराई, चलो दोस्तों, अंदर चलते हैं। केक काटने का टाइम हो गया है। एल्सी, आओ। फिर विंसेंट एक समूह के साथ अंदर चला गया। एल्सी ने जलन और गुस्सा दबाते हुए बनावटी मुस्कान के साथ दूसरी मंजिल की ओर देखकर आवाज लगाई, एमिली, तुम क्या कर रही हो? मैं केक काटने वाली हूँ। क्या तुम्हें केक सबसे ज्यादा पसंद नहीं? नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऊपर दूसरी मंजिल पर एमिली ने सब साफ साफ सुना और अलमारी खोलते हुए ताना मारा, मुझ पर इल्जाम मत लगाना, ये तुमने खुद मांगा। हाल में मेहमानों के अंदर आते ही हलचल मच गई। वो पागल नीचे आ रही है। आवाज धीमी करो। मिस एमिली पागल नहीं है। असल में उसे बुद्धि संबंधी कमी है। उसकी समझ 7 साल के बच्चे जितनी है। वो बेवकूफ नहीं है, बल्कि काफी शालीन है। मैंने सुना है कि उसे कपड़े पहनने के लिए भी नौकरों की मदद लेनी पड़ती है। ये बेवकूफ़ी नहीं है। मेहमान अब भी एमिली की मूर्खतापूर्ण हरकतों पर चर्चा कर रहे थे। विंसेंट ने हाथ में पकड़ी रेड वाइन को गंभीर चेहरे से देखते हुए चुपचाप सोचा। रेक्स ने धीरे से कहा, मिस्टर विंसेंट। विंसेंट ने हाथ हिलाया और रेक्स ने सिर हिलाकर चुपचाप अपनी जगह ले ली। दुर्भावनापूर्ण हंसी सुनकर एल्सी ने गर्व से अपना ताज ठीक किया और सबकी निगाहों के बीच हॉल के बीचों बीच आ गई। वहां एक 4 स्तरीय केक था, जिसकी ऊंचाई लगभग इंसान जितनी थी। सबसे ऊपर एल्सी का कार्टून मॉडल था, जिसके सिर पर ताज था और कपड़े एल्सी जैसे ही थे। वो मॉडल बिल्कुल एक शालीन राजकुमारी जैसा लग रहा था। मौरी मंच पर खड़े होकर बोले,
आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप आए। आज मेरी बेटी एल्सी का 20वां जन्मदिन है। बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हम भी बूढ़े हो रहे हैं। एक पिता के तौर पर, मैं चाहता हूँ कि वह खुश और आरामदायक जिंदगी जिए। चूंकि आज यहाँ कई नौजवान आए हैं, मैं यहीं रुकता हूँ और आपको मौज करने का समय देता हूँ। अब, मेरी बेटी का स्वागत करें जो अपना केक काटेगी। जैसे ही हॉल की लाइट मंद हुई और बर्थडे सॉन्ग शुरू हुआ, सभी मेहमान ताली बजाकर जोर से गाने लगे। अचानक, भीड़ में से शोरगुल की आवाज आई। अरे, किसने मारा मुझे? धत, मुझे भी चोट लगी। ये किसने किया? तुम मेरे पैर पर चढ़ गए। हटो यहाँ से। अरे नहीं, धक्का मत दो, दर्द हो रहा है। किसने पैर रखा मेरे ऊपर? जैसे ही बर्थडे सॉन्ग खत्म हुआ, हॉल की लाइट फिर जल उठी। सभी मेहमान आपस में झगड़ रहे थे, जिससे एल्सी की स्थिति असहज हो गई। अभी मोमबत्तियां बुझाते समय ही वो ऊंची ऊंची बहस से परेशान हो चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा और बोली, मैं केक काटने वाली हूँ। लड़कियों, जल्दी लाइन में लगो। लेकिन भीड़ अब भी बहस कर रही थी, कुछ तो लड़ने तक को तैयार थे। एल्सी शर्मिंदा होकर वहीं खड़ी रही, दांत भींच लिए। उसने चाकू केक पर रखा, पर काटा नहीं, क्योंकि कोई उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। धत, ये लोग किस बात पर झगड़ रहे हैं? रेक्स ने विंसेंट की ओर नजर डाली। विंसेंट अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा, ग्लास में वाइन को आराम से घुमा रहा था। लेकिन रेक्स जानता था कि विंसेंट पहले से ज्यादा संतुष्ट दिख रहा था। ये साफ था, ये सब विंसेंट ने किया था। मेहमानों का एमिली के बारे में बुरा बोलना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक जोरदार आवाज के साथ हॉल शांत हो गया। सब एक साथ उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आई थी। वहां दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर एक लंबी सफेद ड्रेस पहने लड़की घबराई हुई खड़ी थी। उसके पैरों के पास कागज के टुकड़े, नोटों का ढेर और कुछ दस्तावेज बिखरे थे। सभी सज्जन दंग रह गए। भले ही एमिली को लोग पागल कहते थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह बेहद खूबसूरत थी। खुले काले बाल, सफेद ड्रेस में वह किसी स्वर्गदूत जैसी लग रही थी। उसकी लंबी पलकों और मासूम आंखों में एक ऐसी पवित्रता थी, मानो वो इंसानों के बुरे विचारों को प्रतिबिंबित कर सकती हो। जो भी उसे देखता, अनायास उसकी ओर खींच जाता। एल्सी ने जमीन पर पड़े सामान को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, एमिली! एमिली ने वाकई एल्सी की गुल्लक निकाली और तोड़ दी थी। एमिली डर के मारे सिर पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ गई और बोली, एल्सी, मुझसे गलती हो गई। मत मारो मुझे, प्लीज, माफ कर दो। प्लीज मत मारो। एल्सी चिढ़ते हुए बोली, उठो। मैंने कब तुम्हें मारा? मैं। बेवली तेजी से आई और एल्सी का हाथ पकड़कर बोली, मेहमान देख रहे हैं। चेहरे से गुस्सा हटाओ, जल्दी से उसे उठाओ। गुस्से के बावजूद, एल्सी ने बनावटी मुस्कान दी, एमिली, डर मत। मैं तुम्हें उठाती हूँ। एलियट आगे बढ़ा और एमिली को उठाने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर पड़े एक दस्तावेज पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। एल्सी को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ, क्योंकि वह सभी की निगाहों के बीच बुरी तरह असहज थी। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, एमिली, उठो। जल्दी। एमिली डर के मारे एल्सी की तरफ देख भी नहीं रही थी। एल्सी भीतर ही भीतर जल रही थी। उसे पता था कि लोग अब इस बारे में जरूर बातें करेंगे। शायद कल की सबसे बड़ी खबर यही होगी कि उसने एमिली पर हाथ उठाया। उसकी जन्मदिन की पार्टी उस पागल ने बर्बाद कर दी थी। मौरी, जो झगड़ते मेहमानों को शांत कराने में व्यस्त था, ने सीढ़ियों से आती आवाज सुनी और जल्दी से वहां पहुंचा। जमीन पर बिखरे कागज और नोट देखकर वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। लेकिन उसने गहराई में जाने के बजाय ऊपर जाकर एमिली के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। एमिली, तुम नीचे क्यों आई? आज एल्सी का जन्मदिन है। मैंने उसके लिए एक तोहफा लाया था, लेकिन वो गुल्लक में गिर गया और मैं उसे निकाल नहीं पाई। एमिली ने सिर झुका लिया और चुपके से आस्तीन में छुपी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर लिया। फिर उसने आंसू भरी आंखों से मौरी की ओर देखते हुए कहा, डैड, मेरी गलती थी। क्या आप एमिली को कह सकते हो कि मुझसे नाराज न हो?
विंसेंट ने उसकी यह हरकत देखकर भौं हल्के से हिला दी। उसके गार्ड्स मन ही मन भविष्य की मिसेस स्कावो तो काफी अच्छी अभिनेत्री हो सकती हैं। रेक्स मन ही मन वो मिसेस स्कावो नहीं है। मिस्टर विंसेंट किसी नाबालिग पागल लड़की को पसंद क्यों करेंगे? फिर रेक्स ने शालीनता से विंसेंट के लिए एक और ग्लास रेड वाइन डाली, लेकिन विंसेंट ने ग्लास नीचे रख दिया और बैठने का तरीका बदला, अपनी काली गहरी आंखों से सीढ़ियों पर खड़ी एमिली को घूरते हुए। रेक्स चौंक गया। क्या मिस्टर विंसेंट हमेशा ठंडे और दूर नहीं रहते? मौरी ने एमिली को समझाया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हें दोष नहीं देगी। उठो, मैं तुम्हें केक खिलाने ले चलता हूँ। एमिली ने आंसू भरी आंखों से मासूमियत से पूछा, सच? मौरी ने उसकी आंखों में देखा और उसे देखकर उसका दिल पिघल गया। बिल्कुल। उसने एल्सी की कमर में हल्का सा चुटकी ली, जिससे दर्द के मारे उसकी आंखों में पानी आ गया। एल्सी ने मजबूरी में दर्द सहते हुए बनावटी मुस्कान के साथ एमिली से कहा, हाँ सच है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। चलो केक खा लो। एमिली ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया और उठ खड़ी हुई। ठीक है। मौरी उसे जन्मदिन के केक के पास ले गया और उसे फोक के साथ केक का बड़ा टुकड़ा दिया। एलियट गंभीर चेहरे के साथ आया और मौरी के कान में कुछ फुसफुसाया। मौरी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने एमिली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एमिली, तुम यहीं रहकर केक खाओ। मुझे तुम्हारे भाई से कुछ जरूरी बात करनी है। एमिली ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, ज्यादा काम मत करना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एलियट ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मौरी के साथ तीसरी मंजिल के स्टडी रूम में चला गया। जब नौकर बिखरा हुआ सामान साफ कर रहे थे, एल्सी को अचानक याद आया कि उसकी गुल्लक में रखे दस्तावेज गायब लग रहे हैं। वह नीचे उतरी और संयोग से मौरी से टकराई। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन मौरी ने उसे अनदेखा किया और गुस्से में ऊपर चला गया। मौरी के पीछे चल रहा एलियट ने भी एल्सी की ओर ध्यान नहीं दिया। इससे एल्सी के अंदर गुस्सा भर गया। क्यों? वे उस पागल के साथ इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरे साथ इतने ठंडे क्यों? जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि एमिली तो खुशी से केक खा रही थी, मानो वह कोई शाही मिठाई हो। मौरी के जाने के बाद सारे मेहमान एमिली को बिना हिचक के घूरने लगे, जैसे उसका केक खाना उतना ही अजीब हो जितना किसी बंदर को वाइन पीते देखना। जब बटलर ने अपने सूट से वाइन के दाग हटवा लिए, वह वापस आया और देखा कि मेहमान छोटे छोटे समूहों में बातें कर रहे हैं। फिर उसने एल्सी के गुस्से से भरे चेहरे को देखा और सोचा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन उसने जिज्ञासा दबाई और मंच पर जाकर बैंड से डांस के लिए तैयार होने को कहा। पहला डांस वॉल्ट्स था। जैसे ही लाइट धीमी हुई, सभी पुरुषों ने झुककर अपने पार्टनर को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। एल्सी ने मौका पाकर एमिली का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की ओर खींचा। एमिली केक खा रही थी और छटपटाई, एल्सी, तुम मुझे। चुप रहो। एल्सी मुड़ी और एमिली पर झल्लाकर बोली। एमिली को उम्मीद नहीं थी कि एल्सी रुक जाएगी, और उसके हाथ का केक सीधे एल्सी पर गिर गया। अब एल्सी के बाल और ड्रेस क्रीम से भर गए थे। एल्सी ने दांत भींचकर चिल्लाया, एमिली, ओह नहीं, मेरा केक। एमिली उदासी से जमीन पर गिरे केक को देख रही थी। जब उसने सिर उठाया तो एल्सी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। एमिली का चेहरा अब इतना मासूम और बेबस लग रहा था जैसे अगले ही पल रो पड़ेगी। मत रो, एल्सी ने उसकी ओर उंगली उठाते हुए कहा। एमिली ने नाक सुरकते हुए आंसू रोक लिए। बाथरूम के पास बने लाउंज तक पहुंचते ही एल्सी ने एमिली को धक्का देकर अंदर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने नैपकिन उठाकर अपने सीने से क्रीम पोंछनी शुरू की और गुस्से में बोली, देखो तुमने क्या कर दिया। मुझे अभी दूसरों के साथ डांस करना है। इस हालत में मैं बाहर कैसे जाऊं? एमिली ने उसे दयनीय नज़रों से देखा, लेकिन मन ही मन एल्सी पर ताने कस रही थी। पिछली जिंदगी में सच में कई अमीर लड़के एल्सी को पसंद करते थे। भले ही एल्सी बहुत खूबसूरत न थी, लेकिन वो ब्रिट परिवार की बेटी थी और कई लोग फायदे के लिए उसके पीछे पड़े रहते थे।
उस समय एमिली का पहले एल्सी के दोस्तों ने मजाक उड़ाया था और फिर उसे चालाकी से एक अलमारी में बंद कर दिया था। एमिली वहां 3 घंटे तक रही, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि एल्सी ने उस समय किसके साथ डांस किया था। लेकिन अब एमिली ये कभी नहीं होने देगी कि एल्सी फिर उस आदमी के साथ डांस करे। एल्सी ने ड्रेस साफ करने की कोशिश की, लेकिन क्रीम हट नहीं रही थी। उसने चिढ़कर चिल्लाया और दीवार पर लगी घंटी बजा दी ताकि नौकर आ जाए। फिर उसने अपनी ड्रेस उतार दी और सिर्फ अंडरवियर में खड़ी रही। वो मुड़ी और एमिली की ओर तीखी नजरों से देखते हुए बोली, मुझे बताओ मिस्टर विंसेंट, तुम्हारे कमरे में क्यों थे? एमिली ने ऊपर देखा, आंखें झपकाईं, जैसे उसे कुछ समझ ही न आया हो। एल्सी ने गुस्सा दबाते हुए समझाया, मेरा मतलब है तुम्हारे बालकनी पर जो आदमी था। एमिली अब भी अनजान बनी रही। क्या उसने पिछली बार तुम्हें घर नहीं छोड़ा था? तुम्हें याद है ना, उसके असिस्टेंट ने तुम्हें केक भी दिया था, याद है? एल्सी की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी और उसकी आवाज ऊंची हो गई। केक का नाम सुनते ही एमिली ने जैसे कुछ याद करते हुए सिर हिलाया। हाँ, याद है। वो मैंगो केक था। मुझे ये नहीं जानना कि तुमने कौन सा केक खाया। मैं ये जानना चाहती हूँ। एल्सी पास आकर सीधे एमिली की आंखों में देखती हुई बोली, तुमने उससे क्या कहा था? वो तुम्हारी बालकनी पर क्यों आया था? एमिली ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। एल्सी पागल होने वाली थी। उसने एमिली के कंधे पकड़ लिए। तो क्या तुमने उससे बात की थी? याद है क्या बातें हुई? क्या कहा था? जल्दी बताओ। एमिली डरते हुए बोली, मैंने वादा किया था उसे एक बोतल शैम्पू दूंगी। एल्सी चौंक गई और सन रह गई। क्या? तुमने क्या कहा? एमिली सहमकर कांपते कंधों के साथ फुसफुसाई, जिससे दूध जैसी खुशबू आती है, अच्छी खुशबू। एल्सी ने उसे बीच में रोक दिया, क्या बकवास कर रही हो? मैं पूछ रही हूँ, छोड़ो। जैसे भी तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया था, वही दोबारा करो और उसे यहाँ लाउंज में ले आओ। इतना कहते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। एल्सी ने दरवाज़ा खोला और अपनी ड्रेस बाहर खड़ी नौकरानी को देते हुए बोली, सूजन, तुम्हारे पास इसे ठीक करने के लिए 10 मिनट हैं। क्या? सूजन ने ड्रेस को देखा और उस पर क्रीम का बड़ा सा दाग पाया। उसने भौहें सिकोड़ ली और झिझकते हुए बोली, 10 मिनट शायद काफ़ी नहीं होंगे। एल्सी ने सख्त लहजे में बीच में टोका, मुझे परवाह नहीं तुम क्या करो। बस जल्दी से इसे साफ करो और मुझे नई ड्रेस लेकर आओ। सूजन ने कुछ पल सोचा और सिर हिलाया, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पहली नौकरानी का नाम लोला था, जिसे मौरी ने नौकरी से निकाल दिया था। सूजन 50 के करीब थी, लोला से थोड़ी बड़ी। भले ही सूजन दिखने में बूढ़ी लगती थी, लेकिन वह दयालु और मेहनती थी। सबसे अहम बात, वह लोगों की देखभाल करने में बहुत अच्छी थी। एमिली की हालत जानने के बाद वह रोज एमिली के लिए अच्छा खाना बनाती और सोने से पहले कहानियां सुनाती। सूजन का स्वभाव भी बहुत मिलनसार था और वह अक्सर मुस्कुराती थी, इसलिए ब्रिट परिवार में नौकरी शुरू करने के थोड़े ही समय बाद वह बाकी नौकरों से अच्छे से घुल मिल गई। जैसे ही सूजन जाने लगी, उसने सिर उठाकर देखा कि एमिली पास में सिर झुकाए खड़ी है। तभी एमिली ने सिर उठाया और झिझकते हुए सूजन को हल्की सी मुस्कान दी। एमिली बहुत ही दयनीय लग रही थी। सूजन को लगा कि एमिली के साथ एल्सी ने बुरा बर्ताव किया है, तो उसने हाथ बढ़ाकर कहा, मिस एमिली, चलो कुछ खाने चलते हैं, बाहर बहुत सारा अच्छा खाना है। मेरी ड्रेस तुरंत साफ करो। एल्सी गरज उठी और एमिली के उदास चेहरे को देखकर गुस्से से बोली, दफा हो जाओ, तुम्हारा काम खत्म। तभी एमिली ने जल्दी से सूजन का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर भाग गई। सूजन एमिली को हॉल में ले आई और उसका हाथ छोड़कर धीरे से बोली, मिस एमिली, मिस एल्सी से दूर रहा करो। घर में अकेले हो तो उन्हें नाराज मत करना, समझी? एमिली ने अनजान बनने का नाटक किया और कहा, लेकिन वह तो मेरे साथ अच्छी हैं। सूजन ने आह भरी, ठीक है, छोड़ो, तुम जाकर कुछ खा लो, मुझे काम करना है। ओके, एमिली ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, लेकिन मुड़ते ही एमिली की मुस्कान गायब हो गई। इस घर में वह एलियट के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी।
हॉल में मेहमान नाच रहे थे। एमिली ने इधर उधर नजर घुमाई और मार्कीज को देखा। पिछली जिंदगी में उसने अपनी पहली पत्नी की मौत के उसी साल दोबारा शादी कर ली थी। ये खबर अखबार में भी आई थी और एमिली ने उसकी शादी की तस्वीरें देखी थीं। कौन सोच सकता था कि जो देखने में सभ्य और हैंडसम लगता है, वह असल में कितना घटिया इंसान निकलेगा। एमिली को उस औरत के लिए दुख हुआ जो इस समय उसके साथ नाच रही थी। तभी एमिली ने मार्कीज की डांस पार्टनर को देखा, वह असल में सिडनी डिकिसन थी। पिछली जिंदगी में ब्रिट ग्रुप के दिवालिया होने के बाद सिडनी ने एमिली की काफ़ी मदद की थी और अक्सर उसे चीज़ें भेजा करती थी। सिडनी एल्सी की कॉलेज की सहपाठी थी, लेकिन एल्सी को वो पसंद नहीं थी। उसने सिडनी को पार्टी में सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वह अपनी जन्मदिन की पार्टी की शान दिखा सके। सिडनी एक साहित्यिक परिवार से थी। उसके माता पिता ईमानदार और नेक थे और वह उसके भाई बहन अच्छे संस्कार वाले थे। ब्रिट परिवार के बर्बाद होने के बाद एलियट ने एमिली को गांव भेज दिया, जहां उसकी मुलाकात सिडनी से हुई। लेकिन उस समय सिडनी अपनी शादी के टूटने से बेहद उदास थी और उसकी आवाज़ भारी हो गई थी, जो आज दूसरी मंजिल पर एमिली ने सुनी मीठी और मुलायम आवाज़ से बिल्कुल अलग थी। एमिली को खुद पर हंसी आई कि वह ये नहीं पहचान पाई कि सिडनी का पति मार्कीज ही था, जबकि सिडनी ने उसे अपनी टूटी शादी के बारे में बताया था। एमिली ने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में वह मार्कीज को सिडनी के करीब नहीं जाने देगी। गाना खत्म हुआ। इसके बाद एक चंचल गाना बजा और मेहमान फिर से नाचने लगे। सिडनी थकी हुई सी लगी और मार्कीज को हाथ हिलाकर इशारा किया, फिर ड्रिंक्स लेने के लिए डेजर्ट सेक्शन की ओर बढ़ी। मार्कीज उसके पीछे पीछे गया। एमिली के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन था। मार्कीज, अब तुम्हारा खेल खत्म। दूर से एमिली को देख रहे विंसेंट के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। जब वह गुस्से में होती है तो काफी प्यारी लगती है। विंसेंट के सबसे पास खड़े रेक्स ने यह मुस्कान देखी और तुरंत उसकी ओर देखा। रेक्स हैरान रह गया। वाह मिस्टर! विंसेंट सच में उस छोटी सी लड़की पर दिल